Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Stanley, and today we are going to talk about metabolic pathways during exercise. बेसिकली ये इसके अंदर हम बात करेंगे कि एक्सरसाइज के दौरान जो है वो एनर्जी किस तरह से इस्तेमाल होती है, और इसके अंदर जो है वो फर्दर प्रोसेसेस क्या बॉडी के अंदर टेक इन होते हैं। तो पहली स्लाइड है, दैट इज जनरली एक्सरसाइज मेटाबॉलिज्म. The relative contribution of ATP generating pathway to energy supply during exercise is determined primarily by exercise intensity and duration. Basically, we all know that about it कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उसमें एनर्जी यूटिलाइज होनी होती है. अच्छा, अब एनर्जी जो यूटिलाइजेशन है ये डिपेंड करेगी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी पे और ड्यूरेशन पे, कि कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी बॉडी के अंदर इस्तेमाल होगा. बहुत सारे मैकेनिज्म है, पीसी शटल सिस्टम है, डायरेक्ट एटीपी है, ठीक है, पीसी एटीपी सॉरी सिस्टम में आता है. उसके अलावा और भी जो है हमारे पास लाइक फैट की ऑक्सीडेशन से आएगी, ग्लूकोज ग्लाइकोजन से आएगी, कुछ सोर्स से आएगी एनर्जी. दिस डिपेंड अपॉन exercise intensity and duration. Other factor influencing exercise metabolism include training status. इसके अलावा जो अदर एनर्जी मेटाबॉलिज्म को एक्सरसाइज मेटाबॉलिज्म का मतलब बेसिकली क्या है कि उस एक्सरसाइज के दौरान कितनी एनर्जी यूटिलाइज होगी, वो डिपेंड करती है ट्रेनिंग स्टेटस पे. मतलब एक बंदे की ने बिल्कुल अभी रिसेंट जो है वो एनर्जी जो है एक्सरसाइज करना शुरू की है, मतलब जिसने जिम ज्वाइन करते हैं नए नए, तो उनमें एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है रिलेटेड टू दोज हु आर प्रोफिशिएंट इन दैट. ठीक है, मतलब जो ऑलरेडी जो है वो एक वर्किंग कंडीशन में है और ट्रेंड है, तो वो क्योंकि उनकी बॉडी अडाप्ट कर जाती है, इस वजह से उनमें एनर्जी को बंदा खा रहा है. प्रीसीडिंग डाइट का मतलब है कि एक्सरसाइज से पहले आपने डाइट कौन सी खाई थी, ठीक है. जेंडर, एज एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे तो डेफिनेटली उसके हिसाब से पसीना ज़्यादा आएगा, तो उससे भी बर्नआउट चीज़ें ज़्यादा होती हैं. देर आर टू मतलब वेट लॉस और एनर्जी उसके हिसाब से वाटर लॉस बॉडी से होगा, ठीक है. देर आर टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रेनिंग, एरोबिक एंड एरोबिक. वी ऑल नो दैट कि दो तरह की ट्रेनिंग होती है, एरोबिक एंड एनारोबिक. जो एरोबिक ट्रेनिंग होती है दैट इज जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होगी, और जो एनारोबिक है वो होगी जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी. ऑक्सीजन की एब्सेंस कब आती है, बेसिकली जब आप एनर्जी बहुत लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं, तो उसमें फिर क्या होता है कि सांस चढ़ना जिसे आते हैं, ठीक है. तो उसमें हम कहते हैं कि भाई अब ऑक्सीजन की जो है वो डेफिशिएंसी हो रही है, और इस कंडीशन में हम कहते हैं कि द थिंग्स आर लाइक के अब इन एनारोबिक एनर्जी एक्सपेंडिचर आएगा. द ग्राफ ओवर हेयर शोज दैट के नीचे जब एक्सरसाइज ड्यूरेशन है और साइड पे परसेंट कैपेसिटी ऑफ एनर्जी सिस्टम, कि एनर्जी सिस्टम आएगी कहाँ से, ठीक है. तो पहले जो 5 मिनट वो कह रहा है, सॉरी 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड इमीडिएट एनर्जी सिस्टम, एटीपी पीसीआर सिस्टम. एज आई टोल्ड यू, ये एक बेसिक सिस्टम है. एटीपी डायरेक्टली जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी सेल्स के अंदर मौजूद होती है, एटीपी बनी बनाई एटीपी, वो कितने सेकंड्स के लिए जो है वो एक्सेस दे सकती है, ऑलमोस्ट 5 से 15 20 सेकंड तक, ठीक है. 5 सेकंड से लेके 10 15 सेकंड तक जो है वो पहले 5 सेकंड के लिए एटीपी एनर्जी देगी जो ऑलरेडी पड़ी है, डायरेक्ट एटीपी. उसके बाद 20 1 सेकंड तक के लिए पीसीआर सिस्टम होता है, ये एनर्जी देगा. उसके बाद फॉर लाइक नेक्स्ट 2 मिनट के लिए, 2 से 5 मिनट तक के लिए जो है वो एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी शॉर्ट टर्म एनर्जी सिस्टम ग्लाइकोलाइसिस. बेसिकली अगर आप इस चीज़ को समझना चाहो तो इसमें ये है कि तीन उन्होंने लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है. जो पहली लाइन है दैट इज ये जो हल्की सी ग्रे कलर की लाइन है, दैट इज इमीडिएट एनर्जी सिस्टम एटीपी पीसीआर, ठीक है. 5 मिनट पे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ, यानी कि 100% एनर्जी जो है वो एटीपी पीसीआर सिस्टम से आ रही है. 5 सेकंड पे सॉरी, और 5 या ये 10 सेकंड पे लिखा हुआ है. 5 सेकंड से ये 10 सेकंड से शुरू होती है. वहाँ पे पहले 5 से 10 सेकंड के लिए जो 100% एनर्जी है, यानी कि सारी की सारी एनर्जी जो है वो एटीपी पीसीआर सिस्टम दे रहा है. आहिस्ता आहिस्ता ये शेयर कम होता जाता है, और जो ग्लाइकोलाइसिस से एनर्जी आनी होती है उसका शेयर बढ़ता जाता है, ठीक है. एटीपी का जो इमीडिएट एनर्जी सिस्टम है, अब वो उसका ग्राफ देखो, जो ग्रे कलर की लाइन है वो नीचे को आ रही है, ठीक है. नीचे को आने का मतलब है कि उसका जो शेयर है टोटल ओवरऑल जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड हो रही है वो कम होता जा रहा है. और इस तरफ से जो बढ़ रहा है वो कौन सा है, शॉर्ट टर्म एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस. यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ग्लाइकोजन ग्लूकोज में, ग्लूकोज से आगे जो ग्लूकोज अपनी एनर्जी दे रहा है उसको हम कहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस. ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से जो भी एनर्जी हमें मिलेगी, तो इसका शेयर जो है वो इमीडिएटली बढ़ता है 10 सेकंड के बाद, ठीक है.
और 30 सेकंड से लेके उसके बाद ये कोई 3-4 मिनट तक जो है ना वो इसका शेयर मैक्सिमम है, ठीक है। 30 सेकंड, 30-40 सेकंड पे जाके आप देख रहे हो कि जो ग्लाइकोलाइसिस है उसका शेयर हो गया 100%। यानी कि जहाँ पे जो है वो शॉर्ट टर्म जब एक्सरसाइज आप कर रहे हो ना, तो जहाँ पे शेयर आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, इमीडिएट एनर्जी सिस्टम का, एटीपी पीसीआर सिस्टम का जैसे जैसे शेयर कम होता जा रहा है, तकरीबन उसी स्पीड पे ग्लाइकोलाइसिस का जो शेयर सिस्टम है, जो उससे एनर्जी आनी है, वो ज्यादा होती जा रही है, ठीक है। और आफ्टर 30 सेकेंड जब वो ग्लाइकोलाइसिस जो है वो प्रिवेल करती है, हाईएस्ट मतलब 100% एनर्जी देती रहती है। और लाइक 3-4 मिनट के बाद जब वो इसका शेयर कम होते होते फिर 5 मिनट के बाद ये और नीचे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये होती है शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज। शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज कौन सी है? लाइक स्प्रिंट रनिंग, बहुत तेजी से भागना होता है, 100 मीटर की रेस है, वो होती थोड़ी सी है, ठीक है। तो उसमें एकदम से भागना होता है, फुल एनर्जी चाहिए, ठीक है, उस मोमेंट में। तो उस सिस्टम में ये ग्लाइकोलाइसिस आएगी। कुछ एक्सरसाइज होती है लॉन्ग टर्म, लाइक जो एक बंदा वॉक कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, ठीक है, अब उसने आधा घंटा जॉगिंग करनी है, तो वो एक लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज है। उनमें जो है वो एरोबिक एक्सरसाइज आती है, वो देखो एरोबिक एक्सरसाइज एनर्जी दे शुरू से ही रही है, मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता लगे हुए हो, तो उसमें ये है कि वो साथ साथ चलती है, एक लेवल पे बैलेंस में चलती है, कि आप लॉन्ग टर्म और स्लाइट एक्सरसाइज, लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज है लेकिन आहिस्ता है। अब जॉगिंग नॉर्मली आप नॉर्मल जॉगिंग करते हो, आहिस्ता चल रहे हो तो एक नॉर्मल स्पीड पे, और साथ में क्या है कि लेकिन लॉन्ग टर्म करते हो, वॉकिंग भी इसी तरह चलते नॉर्मल लेकिन लॉन्ग टर्म होती है। इसमें क्या होता है कि शुरू से लेके 10 सेकंड से लेके एंड तक, जहां तक भी आपने जाना है, इसका शेयर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, ठीक है। एरोबिक एक्सरसाइज का, ठीक है। क्योंकि आप ग्रेजुअली चल रहे हो तो उसमें क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसका शेयर बढ़ता जाता है, और एट द एंड जाके हाईएस्ट शेयर, मतलब एक स्पेसिफिक 5-10-15 मिनट के बाद जो हाईएस्ट शेयर ऑफ एनर्जी है, जो बॉडी को मिल रही है, वो आती है एरोबिक जो एनर्जी है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन, हमने क्या किया अभी दफा देखा था, एरोबिक ट्रेनिंग या एरोबिक ट्रांसमिशन सिस्टम, एनर्जी सिस्टम। यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस, क्योंकि हम लाइट एक्सरसाइज कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म कर रहे हैं। लाइट एक्सरसाइज में आपको पता है सांस नहीं चढ़ता, नॉर्मली चढ़ रहा होता है, ठीक है, हल्का फुल्का जो सांस होता है। तो प्रॉपर बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल है, और प्रॉपर ऑक्सीजन करेगी जिससे जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, और उस मेथड की तरफ नहीं जाएगी जो एनारोबिक है, जिसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। क्योंकि एनारोबिक जो है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं देता, इंस्टेंटली दे देगा, फौरन से एनर्जी दे देगा, लेकिन उसकी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो नहीं दे पाता, ठीक है। तो ये एक है बेसिकली इसकी एरोबिक सिस्टम क्या कहता है कि समरी अगर बेसिकली मैं दूं। रोल ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज पैरामाउंट फॉर एक्टिविटीज दैट लास्ट लॉन्गर देन अ कपल ऑफ मिनट। कपल ऑफ मिनट का मतलब है जो 2-4 मिनट से ऊपर अबव एक्सरसाइजेज जानी होती हैं, उनमें वो जो है वो प्रिवेल करता है एरोबिक सिस्टम, ठीक है। एक्सटेंडेड टू और इन द केस ऑफ एंड्योरेंस इवेंट। एंड्योरेंस इवेंट कौन से होते हैं? ऐसे तमाम के तमाम इवेंट्स जो कि बहुत लॉन्ग टर्म चलते हैं, ठीक है। ऐसे तमाम इवेंट्स जो कि बहुत लॉन्ग टर्म जाने होते हैं उनको हम कहते हैं एंड्योरेंस इवेंट्स। दिस सिस्टम एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी ऑफ फॉर एटीपी प्रोडक्शन आर अनमैच्ड, ठीक है, थ्रू इट्स रेट ऑफ एटीपी जनरेशन इज लोअर देन दैट ऑफ एनारोबिक सिस्टम। अब एरोबिक सिस्टम क्योंकि मैंने बताया ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, लेकिन ये लॉन्ग बहुत देर लेते हैं, एक लंबा प्रोसीजर है, उसके बाद एनर्जी मिलती है। एनारोबिक जो है वो इंस्टेंटली एनर्जी देता है। एरोबिक देगा देर से लेकिन देगा ज्यादा एनर्जी, ठीक है, इकट्ठी एक बार बना देता है। एनारोबिक जो है वो फौरन से आपको एनर्जी देता है लेकिन थोड़ी थोड़ी करके देता रहता है, ठीक है। तो इन उन एक्सरसाइजेज में जिनमें आप स्वीयर एक्सरसाइज कर रहे हो, ज्यादा लॉन्ग जो है ना स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज कर रहे हो, उनमें एनारोबिक सिस्टम जो है वो एनर्जी देता है, ठीक है। जो एरोबिक है ये एक्सरसाइज की स्पीड को मैच करने में थोड़ा सा इशू करता है, ठीक है। एरोबिक को डिफाइन करते हैं जो कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक एक्सरसाइज इज द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो उसमें ये चला जाएगा टूवर्ड्स
एरोबिक सिस्टम। और कुछ एक्सरसाइज जिनमें बहुत सीवियर एक्सरसाइज होती है या बहुत ज़्यादा बंदा एकदम इन्वॉल्व होता है एक्सरसाइज के अंदर, बहुत स्क्विंट रनिंग जैसे मैंने बताया, 100 मीटर की रेस है, फौरन से दौड़ना और बहुत तेज दौड़ना है, उन एक्सरसाइजेज के अंदर जो है वो एनारोबिक सिस्टम प्रिवेल करेगा। एरोबिक एक्सरसाइज टाइप ऑफ कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, व्हाइल डूइंग एरोबिक एक्सरसाइज द ऑक्सीजन कंटिन्यूस सप्लाई एनर्जी टू द मसल। जो एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं इनको हम कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज कहते हैं। यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट कार्डियो, कई बार आपने सुना होगा ये डाइटिंग में कार्डियो कार्डियो। कार्डियो बेसिकली क्या होती है कि वो स्लो लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज होती है, उनमें एरोबिक सिस्टम काम करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको बल्क ऑफ एनर्जी एकदम से नहीं चाहिए, आपको थोड़ी थोड़ी एनर्जी विद टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होती है। एरोबिक एक्सरसाइज को हम कार्डियोवास्कुलर कंडीशनिंग भी कह सकते हैं, विच स्ट्रेंथन द पर्सन हार्ट एंड लंग्स, क्योंकि इसके अंदर हार्ट और लंग प्रॉपरली विद अ कॉन्टिन्यूस स्पेस काम कर रहे हैं, ओवर वर्किंग नहीं कर रहे, अंडर वर्किंग नहीं कर रहे। तो इस वजह से, और उनको ऑक्सीजन की सप्लाई भी प्रॉपर है, तो इस वजह से इसको कहते हैं कार्डियोवास्कुलर कंडीशनिंग, यानी कि ये कार्डियो दिल और लंग्स को स्ट्रेंथन करती है, मजबूत बनाती है। डेफिनेटली जब आपका हार्ट स्ट्रांग होगा, जब आपके लंग्स स्ट्रांग होगा, तो आपका स्टेमिना बढ़ता है। स्टेमिना क्या होता है कि आप लंबी एक्सरसाइज कर सकते हो और बहुत बहुत देर तक एक्सरसाइज कर सकते हो। स्टेमिना या एंड्योरेंस भी कहते हैं इसे, ठीक है। बहुत देर तक एक्सरसाइज करते रहने को कहते हैं एंड्योरेंस। देन पर्सन गेट फ्रॉम व्हाइल द पर्सन एक्सरसाइजिंग द मसल नीड मोर ऑक्सीजन, ठीक है, जब पर्सन एक्सरसाइज कर रहा है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए ज्यादा, ठीक है। दिस सिचुएशन विच कॉज द हार्ट रेट टू गो अप एंड एट द एंड मेक द पर्सन ब्रीथ डीपली एंड क्विकली। अब क्योंकि उसे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, इस वजह से वो क्या करेगा, जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है, आपको पता है इसका, ठीक है। भागते हुए दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपको सांस भी चढ़ता है। उसकी वजह ये होती है, बेसिकली क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा भागते हो, तो वी हैव स्टडीड दैट कि ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है ब्लड के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड की पीएच चेंज होती है, ठीक है। ये चेंज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड ऑफ CO2, ये ट्रिगर करती है ब्रीदिंग सेंटर को, जो कि हाइपोथैलेमस में पड़ा होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो है उस स्टिमुलस के केस में लंग्स की और हार्ट की जो पंपिंग स्पीड है उसको बढ़ा देता है, स्पेसिफिकली लंग्स की, जिसके जरिए लंग्स तेजी से काम करते हैं और जितनी ऑक्सीजन होती है उसको निकाल के, सॉरी, जितनी CO2 होती है उसको बॉडी से निकालते हैं और ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर शामिल करते हैं एट द स्पीड दैट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि अब इसमें एक तो ये चेंजेस हो गए कि लंग्स और हार्ट की स्पीड तेज होगी, दूसरा क्या है, क्योंकि ब्लड सप्लाई तेज करनी है, हार्ट अब तेज ही काम कर रहा है, तो एक चीज होती है वेजोडाइलेशन, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये थोड़ी सी एक्सपैंड कर जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, ठीक है, ताकि ब्लड की सप्लाई जो है वो तेज हो सके और जल्दी जल्दी जो है वो जितने मसल्स हैं उन्हें दी जा सके। अब जितनी स्पीडी मसल के पास ब्लड पहुंचेगा उतनी ही जल्दी उसको ऑक्सीजन मिलेगी और उतनी ही अच्छी तरह से वो अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर पाएगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज होती हैं, सारी लिखी हुई हैं, यू कैन चेक देम आउट आउट ओवर द गूगल। बेसिकली यहाँ से सिर्फ मैं ये ब्रिस्क पेस बता देता हूँ। ब्रिस्क पेस होती है कि दो तरह की एक्सरसाइज हो सकती है ना, एक तो नॉर्मली वॉकिंग होती है, एक बंदा चल रहा है और चल ही जा रहा है, ठीक है, वो वॉकिंग नहीं, एक वॉकिंग होती है जिनमें हम कहते हैं कि भाई आप 3 मिनट चलें, 2 मिनट रुक जाएं, रुक जाए ही नहीं, 3 मिनट भागें तेज, 2 मिनट हो जाए स्लो, आप अपने मुताबिक टाइम एडजस्ट कर सकते हो, 2 मिनट तेज हो जाए, 1 मिनट स्लो हो जाए, फिर अगले 2 मिनट फिर तेज हो जाए, फिर एक मिनट स्लो हो जाए, इसको ब्रिस्क कहते हैं। इससे बॉडी जो है वो एक साइकिल में रन करती है, ठीक है, और बंदा जो है वो लॉन्ग टर्म रन कर सकता है, उसके अलावा उसकी बॉडी जो है वो एनर्जी, जो प्रॉपर एनर्जी की यूटिलाइजेशन है वो साथ साथ करती रहती है, तो स्टेमिना भी इससे बिल्डअप होता है, इसको कहते हैं ब्रिस्क वेग, ठीक है। ब्रिस्क रनिंग भी कह सकते हैं, कार्डियो के अंदर ये सारी ये आती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग इवन लास्टिंग सेवरल मिनट टू आवर्स, ऐसी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि कुछ मिनट से लेके कुछ घंटों तक की होती हैं, उनमें ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म जो है कार्बोहाइड्रेट फैट की वो प्रोवाइड करती है ऑल ATP फॉर कंट्रैक्टिंग स्केलेटल मसल। वी नीड ATP मसल्स को कंट्रैक्ट करने के लिए, तो वो कहाँ से आती है, कार्बोहाइड्रेट और फैट की ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म से। ड्यूरिंग इवेंट मैराथन इवेंट लास्टिंग 2 to 2.5 आवर देयर इज प्राइमरी रिलायंस ऑन कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन। लेकिन जब 2 से ढाई घंटे की जो होती हैं मैराथन इवेंट्स, लाइक वो रनिंग बहुत लंबी 2-2 घंटे रन करना होता है, उनमें जो बेसिक ज्यादा एनर्जी का जो शेयर है वो कार्बोहाइड्रेट से आता है और कुछ हद तक शेयर जो है वो फैट से आ रहा होता है। द मेजर इंट्रा मस्कुलर एंड एक्स्ट्रा मस्कुलर सबस्ट्रेट आर मसल ग्लाइकोजन, ब्लड ग्लूकोज derived from liver glycogenesis and gluconeogenesis and from the gut when micro carbohydrate is digested and fatty acid derived from both muscle and एडिपोज टिश्यू। बेसिकली ये जो इनको एनर्जी आती कहाँ से है, दो जगह से आ रही है, जो मसल है उसमें भी ग्लाइकोजन भी स्टोर है जो कि ग्लूकोज का सोर्स है, यू ऑल नो दैट।
ग्लूकोज जो है वो कहाँ कहाँ से आती है, ग्लाइकोजन जो कि मसल में है, उसके अलावा लिवर की ग्लाइकोजन भी होती है, उसके अलावा ब्लड के अंदर भी ग्लाइकोजन मौजूद होती है, उसके अलावा लिवर सॉरी जो फैट और कार्बोहाइड्रेट है इनसे भी जो ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला जो हम प्रोसेस हमने देखते हैं, तो वो भी जो है वो ग्लूकोज बना के दे सकते हैं। वो ग्लूकोज आगे फर्दर एनर्जी में इस्तेमाल हो जाएगा, या जो हम डाइट से ग्लूकोज इंटेक करते हैं। फैटी एसिड के दो ही सोर्सेज हैं, या तो हम इंटेक कर रहे हैं या मसल में मौजूद है, या एडिपोज टिश्यूज जो कि हमारे पेट के इर्द गिर्द एडिपोज टिश्यूज होते हैं ना, वहां पे मौजूद होता है, तो वो भी इस्तेमाल होता है साथ साथ। द टोटल क्वांटिटी ऑफ एटीपी स्टोर्ड विद इन द सेल ऑफ द बॉडी इज वेरी स्मॉल। अब हर सेल को अपने लेवल पे एनर्जी चाहिए, हर मसल सेल को अपने लेवल पे एनर्जी चाहिए। तो मसल के अंदर एनर्जी मौजूद होती है, ऑलरेडी मौजूद होती है एटीपी, लेकिन वो बहुत कम होती है। इसलिए जो सेल है उसको रिलाय करना पड़ता है अदर मैकेनिज्म पे, ताकि वो एटीपी सप्लाई कर सकें। ठीक है, जिनमें ग्लाइकोजन में यानी कि जो ग्लूकोज की अल्टरनेटिव स्टोर्ड फॉर्म है, और ट्राइग्लिसराइड जो कि हमने फैट की फॉर्म पढ़ी, तो उनकी फॉर्म में एनर्जी को स्टोर रखती है बॉडी। मतलब आप जब खाना खाते हो ना, तो आपकी ब्लड ग्लूको जिस जिस सेल को एनर्जी चाहिए होती है ना, वहाँ वहाँ ग्लूकोज जाता है, एटीपी उसको प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ब्लड ग्लूकोज के अंदर स्टोर होता है, मतलब ग्लूकोज ब्लड के अंदर स्टोर होता है। उसके बाद बाकी जो है वो चला जाता है आपका लिवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और जो मसल है उसके ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, अभी भी अगर बच जाए तो वो चला जाता है फैट स्टोर्स की फॉर्म में। तो बॉडी जो है वो इन चीज़ों को इस वजह से करती है कि अगर बॉडी का स्टोरेज सिस्टम ना होता तो आप सिर्फ सर्वाइव ही कुछ मिनट्स कर सकते, कुछ मिनट्स भी ज्यादा बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एट द मोमेंट जैसे ही आप खाते, जितनी एटीपी चाहिए होती उतनी फौरन से बॉडी को वो प्रोवाइड करता है, और उसके बाद आप सर्वाइव ना कर पाते। ठीक है, तो बॉडी के लिए इंस्टेंट एटीपी जो है वो कुछ सेकंड्स कुछ मिनट्स के लिए, 1-2 मिनट्स तक जो उसने लिखा है कि जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है, उसके बाद वो एटीपी प्रोवाइड नहीं कर पाती। ठीक है, एरोबिक मेटाबॉलिज्म फ्यूल मोस्ट ऑफ द एनर्जी नीडेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी। लॉन्ग ड्यूरेशन में एरोबिक मेटाबॉलिज्म चलती है, बात चौथी बार आ चुकी है इसी स्लाइड में। ठीक है, और ये स्लोअर होता है एनारोबिक की सिस्टम, और ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं सारी बातें कि एरोबिक स्लो है, डिपेंड करता है उसके ऊपर। द नेक्स्ट थिंग इज ग्लाइकोलाइसिस। ये पहला स्टेप होता है ग्लूकोज और ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन में। ठीक है, ग्लूकोज इज सिंपली, ग्लूकोज से आगे जो एनर्जी हासिल होनी है दैट विल बी फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस। इसके अलावा अगर ग्लाइकोजन से भी एनर्जी हासिल होनी है तो ग्लाइकोजन भी उसी एक प्रोसेस को फॉलो करता है, पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और उससे आगे फिर इसकी इससे एनर्जी हासिल की जाती है। एरोबिक कंडीशन में पायरुवेट बन गया। ये बेसिक एफएससी की बात है कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनता होता था। पायरुवेट जो है वो आगे माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। ठीक है, और इंस्टेड ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट एज इट वुड बी इन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुवेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, उसके साथ उसकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। ठीक है, जो ऑक्सीडेटिव साइकिल होता है। ठीक है, जबकि एनारोबिक में क्योंकि आगे ऑक्सीजन ही अवेलेबल नहीं है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू लैक्टेट। ठीक है, लैक्टेट हमें पता है जिसको हम कहते हैं ये खलियां पड़ जाना। ठीक है, वो लैक्टेट की एकम्युलेशन होती है। ग्लाइकोलाइसिस एंड विद द प्रोडक्शन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। अब ग्लाइकोलाइसिस हुई, उसकी वजह से 2 पायरुवेट मिले। एनारोबिक कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जितने ज्यादातर पायरुवेट जो है वो लैक्टेट बन जाएंगे, और एरोबिक कंडीशन में क्या होगा कि ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू एसिटाइल को ए, जो कि आगे किसमें चला जाएगा, आगे जो है वो इसके साइकिल चलते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है, और उसके बाद यानी कि इससे एनर्जी जो है वो हासिल होती है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल को इज द फर्स्ट पॉइंट एट विच मेटाबॉलिज्म बिकम ऑक्सीजन डिपेंडेंट। अभी तक ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट नहीं थी। ठीक है, आगे जो है वो जितने भी प्रोसेस हैं दैट ऑल नीड ऑक्सीजन। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ से पायरुवेट के आगे जितनी भी कन्वर्जन होनी है वो आगे इंटायरली जो मेटाबॉलिज्म जो है वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। Krebs cycle या citric acid cycle, acetyl CoA enter the Krebs cycle, a series of biochemical reaction take place in the mitochondria। Krebs cycle एक साइकिल है जिसमें एसिटाइल कोए ऐड होगा, और उसकी वजह से आगे NADH FADH2 और ATP की स्मॉल अमाउंट जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ATP NADH FADH दीज ऑल आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मतलब ये आगे फर्दर NADH और FADH भी आगे ATP ही में कन्वर्ट होते हैं, मतलब एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं, जो कि आगे यूज की जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड NADH और FADH जो ऑलरेडी एटीपी बनी, ये तो यूज हो जाएगी ना इस प्रोसेस में। जो नेक्स्ट है NADH और FADH2, बेसिकली ये आगे चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जहां ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इनमें इनमें मौजूद हैं,
ये हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, वो ये रिलीज कर देते हैं। और उसके बाद एक प्रोसेस चलता है, अ सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस लोकेटेड इन इनर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। कहाँ पे हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी दो मेम्ब्रेन होते हैं, तो इनर मेम्ब्रेन के में हो रहा है ये। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू दीज प्रोटीन ड्राइव द पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अच्छा, अगर तो आप चाहते हो कि इसका डिटेल लेक्चर हो तो मैं इसका लिंक आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है, बहुत मजेदार लेक्चर है, यू विल नो दैट। वो एमफिल लेवल का है, लेकिन आपको वो समझ आ जाएगी, ठीक है, अगर आप चाहते हैं। पंपिंग द ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। अब हाइड्रोजन जब इस साइड से, मतलब क्योंकि अभी इस तरह आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो बेसिकली क्या होता है कि इस तरह अगर आपकी एक लेयर लगी होती है ना जो मेम्ब्रेन है, तो ये होती है डबल लेयर, ठीक है, तो ये दोनों लेयर्स के दरमियान में प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से, अब जो हमारे पास ये H2 और H थे, ये इकट्ठे होके इधर आ जाते हैं अंदर वाली साइड पे। ये वाली साइड है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जगह है, ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये दोनों, ये डबल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म वो है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ प्रोसेस हो रहा है। हाइड्रोजन जो है वो सारा इधर इकट्ठा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आते जाएंगे, ठीक है, नीचे को। नीचे आगे प्रोटीन्स होती हैं वो सारी, ठीक है। ये प्रोटीन जो है यहाँ पे जो है एक रिएक्शन करेंगे, जिसकी वजह से ये सारा हाइड्रोजन उठा के यहाँ से इस साइड पे आ जाएगा, अंदर इस लेयर से इधर आ जाएगा, अंदर इनर दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में इकट्ठा हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन यहाँ इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसकी वजह से इस उधर से इस साइड से हाइड्रोजन जब इधर आता है, तो उसके रिस्पॉन्स में एटीपी सिंथेसिस एक एंजाइम है जो कि एटीपी की सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। तो यानी कि हाइड्रोजन पहले इधर इकट्ठा होता जा रहा है और ये प्रोसेस चलता जाता है, इलेक्ट्रॉन इधर आते जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से बाद में ये है कि ये इधर जो हाइड्रोजन इतना सारा इकट्ठा हो जाता है, ये एक चैनल के थ्रू इस वाल को क्रॉस करता है और इधर आता है, इधर इकट्ठा होता जाता है। और वो चैनल है डबल, यानी कि एक तरफ से हाइड्रोजन गुजरता जाएगा और साथ ही वो सिग्नल देता जाएगा एटीपी सिंथेसिस को, जिसकी वजह से अल्टरनेटिव तौर पे एटीपी सिंथेसिस जो है वो एनर्जी एटीपी डेवलप करती जाएगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन टू एरोबिक ट्रेनिंग। इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी। जब आप बहुत ज़्यादा एरोबिक ट्रेनिंग करते हो, लाइक वो एक्सरसाइज जो कि लॉन्ग टर्म है लेकिन स्लो पेस पे करते हो, तो उसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की एफिशिएंसी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट एनर्जी प्रोडक्शन करता है ना, वो सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, टीसीए साइकिल, ऑल दोस थिंग्स। तो उस वजह से, मतलब उससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्योंकि ट्रांसपोर्ट चेन होती है और दैट इज ऑक्सीजन डिपेंडेंट, तो इस वजह से जब आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हो तो माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि वर्क करता है और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, तो इस वजह से उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इम्प्रूव्ड ऑक्सीजन डिलीवरी। डेफिनेटली हार्ट और लंग्स पे जब आप वर्कलोड ऐड होता है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस ऐड होता है, तो वो ज़्यादा काम करते हैं। जब वो ज़्यादा काम करते हैं तो उनकी एबिलिटी भी बढ़ती है। उसके अलावा ब्लड वेसल्स की एबिलिटी बढ़ती है, जिसको कहते हैं इम्प्रूव्ड ऑक्सीजन डिलीवरी विद एक्सरसाइज ट्रेनिंग। इंक्रीज कैपिलराइजेशन, वो एज आई टोल्ड यू कि टू प्रोवाइड, जैसे नए मसल फाइबर बनेंगे, मतलब जो मसल फाइबर है ना, क्योंकि उन्होंने ग्रो करना है, दे नीड मोर एनर्जी, दे नीड मोर ऑक्सीजन, दे नीड मोर न्यूट्रिएंट्स। तो उसको सप्लाई करने के लिए बॉडी अडॉप्ट करेगी और नई नई कैपिलरीज, नई नई ब्लड वेसल्स बनाएगी, ताकि उन चीज़ों को जो है वो उसके साथ बैलेंस में लाया जा सके और उनकी एनर्जी जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके, ऑक्सीजन डिमांड। लैक्टेट थ्रेशोल्ड इंप्रूवमेंट। Aerobic training increase the intensity at which lactate begin to accumulate in the blood, allowing athlete to perform at higher intensity for longer before fatigue sets in। तो इसके अलावा ये है कि जब आप ट्रेनिंग ट्रेनिंग बेसिकली फाइनल इवेंट से पहले होती है, ठीक है, मतलब जिस दिन आपका कंपटीशन है उससे पहले आप कर रहे हो ना ट्रेनिंग, तो उससे ये करते हैं कि एरोबिक ट्रेनिंग जब बॉडी के अंदर इंटेंसिटी को बढ़ा देती है, कि जिसके अंदर आपका ब्लड के अंदर लैक्टेट अकमुलेट हो। पहले आपका लैक्टेट कहाँ पे अकमुलेट होता है? मसल्स के अंदर, ठीक है। तो उसको फिर वहां से लैक्टेट जाता है लिवर में, लिवर से उसको रीयूटिलाइजेशन करवाई जाती है फॉर एनर्जी। और लैक्टेट डायरेक्ट एनर्जी भी दे सकता है और एक तरीके से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर भी एनर्जी दे सकता है, ठीक है। तो उससे एनर्जी हासिल की जा सके, जिससे ये होता है कि बंदा जो है वो एक्सरसाइज जो जिसका इवेंट है या जिसका मैच है, वो जल्दी थकता नहीं है, ठीक है। उसके पास उसकी बॉडी इतनी अडॉप्ट कर चुकी होती है कि उस लैक्टेट को एफिशिएंटली यूज कर सके, ठीक है। एनारोबिक सिस्टम, एनारोबिक सिस्टम हायर इंटेंसिटी एक्सरसाइज में होगा, जिनमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। बहुत स्ट्रीनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सांस चढ़ जाता है कि ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी उतनी प्रॉपर नहीं होती। द क्रूशियल पॉइंट इज दैट बॉडी बर्न ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, व्हाइल द बॉडी ऑक्सीजन डिमांड एक्सीड द ऑक्सीजन सप्लाई। ऑक्सीजन सप्लाई से ज़्यादा होगी, डिमांड ऑक्सीजन प्रॉपर आ नहीं रही, तो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट किया जाएगा इनटू
वेरी शॉर्ट अमाउंट, बहुत थोड़े टाइम में, और एनर्जी थोड़ी देता है, ठीक है। इट ऑफन यूज फास्ट विच मसल फाइबर टू कैरी आउट शॉर्ट बर्स्ट ऑफ हाई पावर्ड एक्सरसाइजेज। बेसिकली दो तरह के मसल फाइबर की टाइप होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। एक तो आ जाती है जो कि हम कहते हैं स्लो ट्विच मसल फाइबर, और दूसरी होती है फास्ट ट्विच। स्लो ट्विच होती हैं जो कि हमारी एरोबिक एक्सरसाइज में चलती हैं, यानी स्लो ट्विच का मतलब है वो आहिस्ता आहिस्ता काम करने की कैपेबिलिटी होती है। और फास्ट ट्विच होती हैं जो कि फौरन से कॉन्ट्रैक्शन दे दें, फौरन से आपको एक हाई अमाउंट ऑफ वर्क जो जैसे ही आपने करना है, एक स्ट्रॉन्ग वर्क आपने करना है, ठीक है। जैसे 100 मीटर की रेस में बता रहा हूँ, तो आपको फौरन से काम करना है, तो उनमें फास्ट ट्विच मसल्स काम करते हैं। और कुछ में जो है वो जो एरोबिकली होते हैं उनमें स्लो ट्विच मसल काम करते हैं। The anaerobic system provides energy for short burst of an intense exercise। अगेन रिपीट की हुई है बात, ठीक है। द anaerobic system divided into alactic and lactic component। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, alactic and lactic, referring to the process involved in splitting of the stored phosphagens ATP and phosphocreatine and the non-aerobic breakdown of carbohydrate और lactic acid through glycolysis। तो हमने देखा स्टोर्ड फॉस्फेजन दोनों में थे, वो जो हमने कहा कि जो ऑलरेडी अवेलेबल एटीपी है वो पहले वो इस्तेमाल हो जाएगी, एटीपी फॉस्फोक्रेटिन दोनों के अंदर था, एटीपी पीसीआर सिस्टम जो अभी पीछे मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है, ठीक है। वो दोनों में इस्तेमाल हो रहा है। आगे की जो फर्दर एनर्जी है वो एरोबिक में आ रही थी, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस से, और जो एरोबिक ऑक्सीडेशन से, ठीक है, एरोबिक फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, और एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज वहां से आ रही थी। यहाँ पे क्या है कि नॉन एरोबिक ब्रेक डाउन हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। तो दो मेन कंपोनेंट है एनारोबिक सिस्टम के, फॉस्फाजन एंड एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एक एटीपी सीपी सिस्टम है, फॉस्फाजन सिस्टम, या एटीपी पीसीआर सिस्टम। और एक एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस है। फॉस्फाजन सिस्टम 8 से 10 सेकंड के लिए आपको देता है, यानी कि 100 मीटर की जो रेस है उसमें खाली फॉस्फाजन काम कर रहा है। जो स्विमर्स होते हैं लाइक 400 मीटर जिन्होंने जाना है, उनमें ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम आएगा। एक 1.3 से 1.6। स्विमिंग के अंदर क्या है कि आपको इंस्टेंटली एनर्जी चाहिए और काफी सारी एनर्जी चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए होती है, इंस्टेंटली चाहिए होती है। तो एरोबिक जो है वो इतना टाइम नहीं है उसमें, ठीक है, भाग रहा है वो, अच्छी खासी एक्सरसाइज होती है स्विमिंग की, ठीक है। इस वजह से इसके अंदर क्या है कि वो एक डेढ़ डेढ़ एक मिनट की होती है स्विमिंग की जो रेस है, तो 400 मीटर की, ठीक है। तो उसमें ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम चलेगा। ग्लाइकोजन से आगे कन्वर्जन, मतलब ग्लाइकोजन आगे स्टोर्ड ग्लाइकोजन है ना, वो कन्वर्ट होगा आगे पायरुवेट में, पायरुवेट सॉरी पायरुवेट में नहीं, लैक्टेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और मैराथन रनर जो होते हैं जिनमें आपके पास टाइम अनलिमिटेड होता है और आपने एक स्पेसिफिक स्पीड पे, एक नॉर्मल स्पीड पे एक बहुत देर तक भागना होता है, तो उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन काम करती है। फॉस्फोजेन सिस्टम एटीपी सीपी सिस्टम इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी, एज आई टोल्ड यू, बहुत शॉर्ट बर्स्ट लाइक 100 मीटर की जिस तरह उन्होंने रेस थी, या एक ही लॉन्ग जंप मारना होता है, ठीक है। वो आपने लॉन्ग जंप देखे होंगे कि एक पॉइंट होता है, वहां से जंप मार के उसने दूसरे पॉइंट पे पहुंचना होता है, तो उसको एक ही बार एनर्जी लगानी है, तो उसमें इमीडिएट सोर्स है, तो उसमें फॉस्फोजेन सिस्टम काम करता है। इसका फ्यूल सोर्स क्या होगा, स्टोर्ड एनर्जी फॉस्फेट्स। बॉडी के अंदर बेसिकली एटीपी एंड क्रिएटिनिन फॉस्फेट, दोनों के पास फॉस्फेट है, तो दोनों एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऑलरेडी बनी बनाई एनर्जी होती है, ठीक है, इसको बनाना नहीं पड़ता। बाकी जितने भी सोर्सेज है ना एरोबिक एनारोबिक, उसमें एनर्जी बनानी पड़ती है, ये बनी बनाई एटीपी पड़ी होती है, ठीक है। और ये 10 से 15 सेकंड ही के लिए एनर्जी दे सकते हैं, इसके बाद यू हैव टू शिफ्ट टू अदर सिस्टम लाइक ग्लाइकोलाइसिस और अदर सिस्टम। प्रोसेस क्या होगा कि एटीपी सबसे पहले फ्यू सेकंड्स के लिए इंटेंस एक्सरसाइज के लिए एटीपी जो बनी पड़ी है वो इस्तेमाल हो जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से एडीपी और पीआई रिलीज होगा, यानी कि एडीपी और फॉस्फेट। दिस एनर्जी इज देन यूज बाय डायरेक्टली बाय मसल टू पावर द कंट्रैक्शन साइकिल। वही जो मैंने बताया, एटीपी टूटेगी और फौरन से जो कुछ सेकंड्स के लिए एनर्जी है वो एटीपी से आ जाएगी। जब एटीपी टूट जाएगी तो मसल सेल नीड टू रिप्लेनिश देयर एटीपी स्टोर टू कंटिन्यू फंक्शनिंग। अब मसल कहेगा कि भाई और एटीपी दो, मैंने जो मेरे पास जो पड़ी थी वो मैंने लगा दी, कुर्बान कर दी है, अब हम मुझे और एनर्जी चाहिए। फिर अभी इंस्टेंटली तो ग्लाइकोलाइसिस भी और ना ही एनारोबिक, एरोबिक एनारोबिक दोनों ही इतनी जल्दी एनर्जी नहीं दे सकते, तो क्रिएटिनिन फॉस्फेट आता है, कहता है मैं, मुझे सब आता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एटीपी रिप्लेनिश करने की कोशिश करेगा, किस तरह अपना फॉस्फेट रिलीज कर देगा। वो फॉस्फेट जो है वो एडीपी ले लेगा और एटीपी बन जाएगा, और फिर से उस शॉर्ट इंटरवल के लिए जो है वो उसको एनर्जी दे देगा। लेकिन ये भी कुछ 15 सेकंड तक काम चल सकता है, यानी कि दोनों का मिला के को 15-20 सेकंड तक ये एनर्जी दे सकते हैं। उसके बाद ये एनर्जी, ये सिस्टम एनर्जी जो है वो नहीं दे सकता। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद आएगी एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। जब फॉस्फेजन एनर्जी खत्म हो जाएगी, यानी कि एटीपी भी खत्म हो गया है, पीसीआर के भी जो है वो फॉस्फेट जो है वो खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि ग्लाइकोजन जो है वो आएगा ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम से, ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म से।
ये 30 सेकंड से लेके 2 मिनट तक जो है वो फर्दर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस चल रही है। ये किस केस में आ रहा है? जिसमें सीवियर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, मतलब तेज है, काफी इंटेंस एक्सरसाइज है। अगर तो लाइट एक्सरसाइज है तो फिर एरोबिक चल रही है। ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज ग्लाइकोजन पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इट अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। पायरुवेट आगे लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे अभी मैंने ऊपर स्टेप में बताया अभी। ये ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम है, ठीक है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज, ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से आगे लैक्टेट बन जाएगा। ठीक है, लैक्टेट जब वो एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, दिस प्रोसेस जनरेट एटीपी क्विकली। अब वो लैक्टेट जब वो एनर्जी प्रोवाइड कर देगा, रैपिड सोर्स ऑफ एनर्जी बट कैन लीड टू मसल फटीग एंड डिस्कम्फर्ट। ठीक है, वो एनर्जी भी रिलीज हो रही है लेकिन लैक्टेट की अकोमोलेशन, लैक्टिक एसिड की अकोमोलेशन होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से फटीग, थकान, खलियां बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये डिस्कम्फर्ट कॉज करता है, मसल फटीग कॉज करता है, लेकिन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। जबकि दूसरे केस में जब हम एरोबिकली देख रहे थे, तो एरोबिक में अंदर कोई लैक्टेट की अकोमोलेशन नहीं होती, क्योंकि पायरुवेट और पायरुवेट आगे जो है वो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है और फर्दर एनर्जी जो है वो प्रॉपरली देता है। कोई लैक्टिक एसिड लैक्टेट की अकोमोलेशन ही नहीं है, तो उसमें फटीग भी नहीं होती। एनारोबिक ट्रेनिंग के अंदर फिजियोलॉजिकल अडॉप्शन क्या होती है बेसिकली, कि जो ट्रेंड इंडिविजुअल होते हैं उनको, मतलब जो अपनी ट्रेनिंग करके इन एक्सरसाइज को करते हैं, उनमें फटीग या थकान उनमें डिले हो जाती है। ठीक है, मतलब उनमें, क्योंकि वो बॉडी उनको अडाप्ट कर लेती है कि लैक्टेट को किस तरह प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो उसमें फिर उनको जल्दी थकान नहीं होती। ठीक है, क्योंकि लैक्टिक हैंडलिंग उनके अंदर बेहतर हो चुकी होती है। ठीक है, और वो लैक्टेट प्रोड्यूस इन मसल सेल इज ट्रांसपोर्टेड टू लिवर। आई टोल्ड यू कि लैक्टेट जो है वो वहां से निकलता है, लिवर में जाता है, लिवर से उसको दोबारा पायरुवेट में कन्वर्ट करते हैं, और पायरुवेट जो है वो दोबारा ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लूकोज आगे ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या कर देगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है, लिवर में या मसल्स में। ठीक है, और जब इसकी बाद में ज़रूरत होगी तो ये उसको दोबारा से यूटिलाइज करता है। मतलब आपने सीवियर एक्सरसाइज की, लैक्टेट एक्यूमुलेशन हो गई, अगर आपकी बॉडी, अब बॉडी आपकी जो है वो अडॉप्टेड है, ट्रेंड है, तो बॉडी इसको क्या करेगी, उस लैक्टेट को मसल से निकाल लेगी आहिस्ता आहिस्ता, और लिवर में भेजेगी, लिवर उसको कन्वर्ट करेगा इनटू पायरुवेट, पायरुवेट से वो कन्वर्ट होगा इनटू ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा फॉर फर्दर यूज ऑफ एनर्जी। इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, रेगुलर एनारोबिक ट्रेनिंग कैन लीड टू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन लैक्टेज लैक्टेट क्लियरेंस। अभी एक एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसका काम क्या है कि लैक्टेट को बेसिकली दोबारा से वापस कन्वर्ट कर देना इनटू पायरुवेट, एंड उसके बाद फर्दर उसके ग्लूकोज में कन्वर्जन होना। तो डेफिनेटली जब बंदा एक ट्रेनिंग प्रॉपर करेगा अपनी रिलेटेड टू एनारोबिक ट्रेनिंग, तो उसमें उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है कि वो लैक्टेट को वापस पायरुवेट और फिर पायरुवेट से ग्लूकोज में कन्वर्जन को जो है वो एफिशिएंट बना सके। ठीक है, ये कुछ बेसिक बेसिक था। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हो ना, लाइक आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की या स्पोर्ट न्यूट्रिशन की बेसिक और उसके सही वाली मतलब अगर आपने पढ़नी, तो जस्ट लेट मी नो, आई विल शेयर द लेक्चर टू यू, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देता हूँ। तो उससे ये होगा कि आप उस चीज़ को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और इन द